नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी राजनीति की चर्चा होगी तो एक नाम जरूर उभरेगा, वो है कीर्ति झा आजाद। आपका स्वागत है। बता दें, अभी राजनीतिक में पहले तो दरभंगा के एमपी थे, क्रिकेटर थे, पूर्व खिलाड़ी। दरभंगा ने सिर माथे पर इनको बिठाया, दो वजह था। एक तो ससुराल दरभंगा, दूसरा कि पूर्व क्रिकेटर होने के नाते उन्होंने पूरे दरभंगा के युवाओं के दिल पर राज कर लिया। उसके बाद ये यहाँ से एमपी बने और आज राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अभी लोग कह रहे हैं कि कीर्ति जी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कभी कभी आपकी झलक फोटो देख लेते हैं लोग तो सोचते हैं कि उनका अपना पर्सनल लाइफ के अलावा सोशल लाइफ क्या कर रहे हैं आप आज? हम लोग 40 साल पूरे होने वाले हैं। 1983 में जो विश्व कप जीते थे, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 3 लोग हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर और हम। और कोई भी आदमी आना चाहता आगे और 83 की टीम को सम्मान करना चाहता है, तो हम लोग तीनों बैठ करके बात करते हैं और हम एडमिन होने के नाते वह सब पूरे ग्रुप के ऊपर डालते हैं कि किस प्रकार से क्या होगा। तो इस साल भी हमारे 40 साल पूरे होंगे, तो 25 जून को मुंबई जाने की तैयारी हो रही है। हर साल हम लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन इस साल विशेष है। तो सुनील गावस्कर जी ये तो राजनीति में नहीं आए, लेकिन आप राजनीति में अपना कैरियर ढूंढने लगे उसके बाद, और लोगों के दिल पर आप राज भी करने लगे। तो कीर्ति जी, क्या लगता है कि आखिर धीरे धीरे एक खिलाड़ी का राजनीति की तरफ आना कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा आपके सोशल जो इंटरेक्शन है लोगों में इसके? राजनीति कोई एक व्यवसाय नहीं है। लोगों ने व्यवसाय बना लिया है जो 2 नंबर का काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, राजनीति एक ऐसी चीज है जो राज की नीति होती है, और इस नीति में आपको विभिन्न तबके के लोग चाहिए। चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई रिक्शा ही चलाता हो, कोई खिलाड़ी रहा हो, इंजीनियर रहा हो। आप इन लोगों के सबके नाम देखेंगे, 543 एमपी और 2 जो नॉमिनेटेड होते हैं 545 लोकसभा में, उसमें आप पाएंगे कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम करके उस स्थान पर पहुंचा हुआ है। तो राजनीति एक व्यवसाय न होने का, जैसे कि कोई एक शिक्षक व्यवसाय होता है, इंजीनियर व्यवसाय होता है, डॉक्टर एक व्यवसाय होता है, उस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब आप राजनीति में आते हैं तो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। और हमने अपने पिताजी को ये करते हुए देखा। वो 1951 जब पहली लोकसभा थी, तो उसमें वो सबसे कम उम्र के संसद सदस्य थे लोकसभा के, और नेहरू जी ने उनको विशेष करके उनको लिया था। वो विधानसभा का मांगने गए थे, लेकिन वो लोकसभा में रहे। फिर इंदिरा जी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे, जब अविभाजित बिहार था उसके। तो हमने उनको काम करते हुए देखा किस प्रकार से वो करते हैं। और वैसे तो हम स्नातक हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो पहले की राजनीति, अभी की राजनीति में तो आपने अनुभव किया होगा, आपने पहले भी देखा जब वो मुख्यमंत्री थे आपके पिताजी, उसके बाद आप अभी की राजनीति देख रहे हैं, तो परिस्थितियां बदलती चलेंगी। अवश्य। उस समय जो लोग थे, आज़ादी के बाद मिला था, वो लोग सामने संसद में बैठते थे, बात करते थे, अगर अपनी सरकार की भी आलोचना करते थे तो उस समय के लोग सुना करते थे, और उनका दबदबा हुआ करता था अधिकारियों के ऊपर। उस समय में इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो आजकल देखने को मिलता है वह नहीं था, और अधिकारी लोग डरते थे। सांसद की अपनी कोई मिसाल थी जब कभी वह अधिकारियों से मिला करते थे। तो वह चीज़ अब धीरे धीरे कम होती चली गई है। वो उसका कारण है, बहुत कारण हो सकते हैं। कुछ ये कि जाने माने कुछ भ्रष्ट हैं, कुछ जाने माने लोग क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, जिनको अधिकारी वैसे ही टरका देता है। अनपढ़ मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा जरूर हो, लेकिन संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में उसे नहीं मालूम हो, तो वो सुनेंगे और टरका देंगे। मंत्री के पास जाइएगा तो लिख करके उन अधिकारियों के पास ही भेजता है। तो मेरा सिस्टम बड़ा सिंपल था, मैं किसी मंत्री के पास नहीं जाता था, मैं सीधा अधिकारी के पास जाता था। वो वैसे ही बोलता था, सर हम आपके क्रिकेट के तो बड़े फैन हैं। तो हम सोचते थे मनी मन किए तो फंस गया, और उसके बाद उसको देते थे और कहते थे अब हम मंत्री के पास जाएंगे, वहाँ से आपके पास चिट्ठी आएगी, आपको नाम लिख करके, मुझे मालूम है काम आपको ही करना है, तो गतिविधि अभी शुरू कर दीजिए, अगले 10-12 दिन तक मैं आपके पास आएगा और मेरा होना चाहिए। तो यही करके मैं 1190 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपने समय में लगभग 6000 किलोमीटर कराने में हम कामयाब रहे थे। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें थी, चाहे एयरपोर्ट हो। आज आप पर 3 आरोप लगे हैं जिसका दरभंगा की जनता पूरी तरह सुनी। कीर्ति जी, आप सीधा
कहा जाता है कि अरुण जेटली जी से आपकी हो गई किसी बात पर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने नज़दीक रहने के बाद सिर्फ अरुण जेटली के साथ आपकी जो भी थोड़ा सा विवाद हो गया, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे अलग होना शुरू किया और अलग हो गए। अब अरुण जेटली है नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका एक बार और झुकाव होगा? असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उस समय देखिए, ये पार्टी को लेकर अरुण जेटली से मेरा कोई विवाद नहीं था, अरुण जेटली से कोई मेरा व्यक्तिगत विवाद भी नहीं था। लेकिन मैं क्रिकेट खेला दिल्ली में, इतने सालों तक रहा, और वहां पर हर साल 40 करोड़ रुपए आते थे और उसका गबन हो जाया करता था। वह मैं नहीं कहता, वो सरकारी दस्तावेज कहते थे। उसके बाद हम खुद गए हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमने वकील नहीं रखा, हम खुद आर्गुमेंट किए, और आर्गुमेंट करके इतना जरूर कन्विंस कर दिया हमने कोर्ट को कि उन्होंने वहां पर प्रशासन बैठा दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ 400 करोड़ रुपए की गोलमाल हुआ है। तो यह बात हमने जाकर के बताई। हमने कहा साहब इसके ऊपर जांच करवा दीजिए, मैं यही मांगता हूं। और वो कोई भारतीय जनता पार्टी का था ऐसी तो बात नहीं थी, वह एक निजी संस्था थी। मैं और आप भारतीय जनता पार्टी में हो, एक निजी संस्था में आप काम करते हो, वहां गबन हुआ हो, और मैं कहूं कि आपने गबन किया है और उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, उसको लेकर इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो जिसको विसल ब्लोअर कहा जाता है, विसल ब्लोअर को इन्होंने साइड में कर दिया। तो ये आरोप जो लगे हैं ये गलत हैं। मेरे पर आज भी कोई भी क्षेत्र का लोग ऐसा बता दे कि हमने कहीं 2 नंबर का काम किया हो, या कोई हमारे बारे में ये कह दे कि कमीशन खाता, लोग कहते हैं कि हाँ जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, जो आदमी गलत है अवश्य गुस्सा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिसका काम नहीं हो सकता उसको 10 बार बोलते नहीं, आए नहीं, कल आ जाए, कल नहीं, 1 सप्ताह बाद आ जाए, नहीं 1 महीना बाद आ जाए, उसको 10 बार आप घुमाइएगा। और वो बेचारा गरीब आदमी है, 500,000 रुपए हर एक बार खर्चा करता है, काम उसका होगा नहीं, आपको गाली देगा। उससे बढ़िया एक ही बार बोल दीजिए तो आपको गाली देगा, फिर जगह जगह जा करके बाद में कहेगा हाँ कीर्ति जाते ठीक है कही चलिए, ये काज नहीं भर सका। तो सच बोल देना चाहिए। क्यों लोग गलियारे में ये भी चर्चा है कि अब एक बार फिर आपका झुकाव भाजपा की तरफ है, और शायद दरभंगा से आपको टिकट एक बार फिर मिल सकता है। देखिए मैं दरभंगा से ही लड़ूंगा, और आपके ही मन से बताऊंगा। आपको ये बताया जाए, आपने पूर्व सांसद मुझे कहा पिछली बार तो हम लड़ा ही नहीं, तो दरभंगा से हारे कहाँ हैं? तो नहीं, वर्तमान है, अभी हम हारे हुए सांसद नहीं है दरभंगा के। हमको यहाँ पे लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उस प्यार को देखते हुए हमको जहाँ कहीं भिड़ना पड़ा तो हम प्रशासन से भी भिड़े, डरे नहीं कभी। और यह बात स्पष्ट है कि यदि आप काणे ना हो गए हो, यानी कि अगर आपने ये सब काम नहीं किया हो, तो आप दबंगई से अधिकारियों के विरुद्ध अपने लोगों की बातों को रख सकते हैं और काम करवा सकते हैं। तो ये विकल्प माना जाए कि आप भाजपा से भी चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, मैं दरभंगा से चुनाव लड़ूंगा, और जब लड़ूंगा तो आप सबको पता लग जाएगा। कीर्ति, एक और आरोप लग रहा है आप पर कि कीर्ति जी अस्थिर, भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अब ये भी चर्चा में है कि ममता बनर्जी जो 14 विपक्षी दलों का अलायंस बन रहा है, उसमें ये कह रही है कि अगर एक सीट हमको मिले तो गठबंधन में हम भी शामिल होंगे, और वो सीट ममता बनर्जी आपके लिए मांग रही है। ये चर्चा है, क्या लगता है कि ये सही है, या इसमें कितनी बात चाहिए? अभी आपने खुद ही कहा कि मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, अब आपने कहा कि वो उसमें चर्चा है, तो चर्चाएं तो चलेंगी। यदि हम यहाँ पर रहे, लोगों का प्यार मिला, लोकप्रियता रखी हमने, लोगों के बीच में जाकर के काम करते रहे, कभी भी लोगों के सामने कोई अहंकार हमने नहीं दिखाया, कभी 2 नंबर का काम हमने नहीं किया, तो स्वाभाविक है चर्चाएं होती हैं। जो बीजेपी वाले वो चाहते हैं कि वहां से आएंगे, दूसरे महागठबंधन वाले हैं वहां से कहते हैं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, उस सबका खुलासा बाद में करूंगा, अगले 2-3 महीने तक में पता लग जाएगा। तो अभी आप तृणमूल कांग्रेस में हैं, या फिर आप कहीं और हैं, या फिर आपकी बात चल रही है? क्योंकि जनता तो जानना चाहेगी अभी से ही, क्योंकि 1 साल बचे हैं, और जनता को माइंड मेकअप करते करते साल लग जाएगा। कोई साल नहीं लगेगा। आप ये समझिए, गठबंधन की बातें जो चल रही, विपक्षों के इकट्ठे होने की बात चल रही है, 6 महीने पहले शुरू हुई थी। आजकल नीतीश जी उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और सभी एकत्रित हो जाएं, और कांग्रेस भी थोड़ा समझदारी से काम करे। जहां 209 सीटें उनको कही गई हैं, यदि वह ले लेती हैं तो आज जो वो 53 पर हैं वो 150 बना सकती हैं, क्योंकि सभी एकजुट होकर के 1 to 1 लड़ाई होगी, तो बाकी जो विपक्ष के वोट हैं वो उनके पास एकत्रित हो सकते हैं। तो ये आगे चल रही है बात। आपने ये कहा मैं भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे अरसे तक रहा, इसमें कोई दौर नहीं। मेरे पिताजी तो कांग्रेस में थे, एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पाँव में गोली लगी, 150 कोड़े खाए, 6 बार जेल गए,
तो मैं उन असूलों में पला बढ़ा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे अरसे तक था। दुर्भाग्य था कि उन्हें सच्चाई, मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उन्होंने मुझे निकाला। मैं कांग्रेस में गया, 2 साल तक रहा, काम करना चाहता था, मुझे काम करने का कोई अवसर नहीं मिला। क्योंकि आप अंततः किसी पार्टी में भी हो, आपको काम लोगों का करना है। यदि का लोगों का काम आप नहीं करेंगे तो वो आपको तिरस्कार कर देंगे, आपको निकाल देंगे, आपको जिताएंगे नहीं। तो फिर मुझे तृणमूल में काम मिला, मुझे गोवा का स्टेट इंचार्ज बनाया गया। उसके बाद अलग अलग जब कभी भी कार्य समिति होती है उन सदस्यों में उसमें जाता हूँ, वहाँ पर मुझसे सुझाव पूछे जाते हैं, मैं अपने सुझाव भी रखता हूँ। तो एक आदमी जब सार्वजनिक जीवन में हो तो वो चाहता है कि कम से कम कोई काम करे, अन्यथा तो बेकार बैठे हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही वाली परिस्थिति होती है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब आप एमपी थे उस समय दरभंगा एयरपोर्ट का कार्यक्रम था, शायद आपको याद होगा। उस समय आपको थोड़ी सी आत्मग्लानि फील होगी, उसके बाद से ही आपके मन में थोड़ा सा जो भाजपा जदयू गठबंधन था, आपको याद होगा वो सीन जब दरभंगा समाहरणालय से निकलते ही आपने समाहरणालय के अंदर नीतीश जी से आपकी आंखें जो मिली थी वो आंख थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप बाहर आकर के थोड़ा और टेढ़े हो गए। इसके बाद ही भाजपा जदयू का गठबंधन टूटा, यानी आपके पहल पर ही टूटा था? नहीं, मेरे पहल पर नहीं टूटा था। उसके बाद गठबंधन 1.5 साल तक रहा था। वो जब ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और ये तय हो गया कि वह प्रधानमंत्री रहेंगे, और वो जब पटना आए थे तो आपको याद होगा कि नीतीश जी ने सबको घर पर अपने रात्रि भोज पर बुलाया था, लेकिन रात्रि भोज नहीं हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी को क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम उनका घोषित कर दिया गया था, संभावित प्रधानमंत्री, तो उस समय उन्होंने गठबंधन को तोड़ा था। मेरा उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, दरभंगा के परिसर में जो अम्बेडकर भवन है उसके अंदर वह समीक्षा यात्रा पर आए हुए थे, और समीक्षा यात्रा में उनको बार बार बताने का प्रयास कर रहा था कि जो जल जमाव यहाँ पर होता है उसको लेकर, आप जानते हैं पिछले 10 सालों से दोनार से टिहनी पुल का काम, ये बम्बैया चौक से लेकर फेकला तक का काम, ये 2 ऐसे बड़े बड़े नाले हैं जिनके ऊपर बार बार मैं कहता रहता था कि मनरेगा के माध्यम से काम कराइए, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, अतिक्रमण वहाँ से हटवाइए, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। वहाँ मनरेगा लगवा कर अगर उसको साफ गुड़ाई करा के दोनों तरफ ईंटा लगा के कर दिया जाए तो हो जाएगा। इतना लंबे काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग भी हो तो इंसान उस चीज़ को कर सकता है। तो उस समय जब मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा था तो बार बार मुझे बिठा दे रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, उनके साथ 2 अधिकारी बैठे हैं, हमें आमने सामने डीएम और उसके कमिश्नर के बिठाया गया, जबकि 3 प्रधानमंत्री से मुझे साथ काम करने का अवसर मिला हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग एमपीज़ को साथ में बिठाते थे, अधिकारी नीचे हुआ करते थे, सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी ऊपर हुआ करते थे, या फिर मनमोहन सिंह जी थे, हम लोग को ऊपर बिठाया करते थे साथ में अपने, और अधिकारी नीचे होते थे। एक तो वो हाल कर दिया, और जब हम बार बार बोलने की कोशिश करें तो अधिकारियों के सामने हमें बोले, तो वह चीज़ उचित नहीं लगा, क्योंकि वह भी एक प्रतिनिधि है, मेरे से बहुत सीनियर है। मेरे पिताजी उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे कि भाई तुम किसी दिन तो तुम्हें या तो दिल्ली में होना चाहिए या मुख्यमंत्री होना चाहिए। जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री तब नीतीश जी के लिए कहा करते थे, तो मुझे उस चीज़ को लेकर के दुख हुआ। और क्योंकि मैंने लार लपाट करता नहीं, ये सब काम नहीं करता हूँ, इसलिए दबंगई से बात करता हूँ, तो मेरे मुँह से कुछ बातें निकल गई, सो मैंने कह दी। मुझे आज भी हमको किसी प्रकार का मलाल नहीं है, क्योंकि लोगों के शहर के जल जमाव के बारे में हम बात कर रहे थे और अधिकारी दिखा रहे थे कि सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग ही स्वर्ग है यहाँ बना हुआ, यहाँ पे तो राजीव ही रोशन है। मतलब मैं उनका डीएम का नाम ले रहा, राजीव मतलब कमल होता है, रोशन होना मतलब आप सभी जानते हैं रोशन होना, तो जैसे कमल रोशन हो रहा हो, तो वो सारी चीज़ें स्थिति सामने रख रहे थे। तो उसके बाद अब वही नीतीश कुमार पूरे कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। विपक्षी दलों को एक करने में लगी हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर के आपको दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, सभी जगह, उड़ीसा, सभी जगह जाकर के उन्होंने किया। तो वही नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं तो आपको कैसा फीलिंग होगा? मुझे कोई फीलिंग नहीं होगी। आपको सच बात बताएं कि कौन बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मजे में नेता हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर बिहार में कभी स्वर्णिम काल आया तो उनके 2005 से लेकर 2010 में आया, जब सड़कें बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने और इन सब चीज़ों का विकास हुआ। सिर्फ गड़बड़ी क्या हुई कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहे, स्कूलों में शिक्षक नहीं रहे, लेकिन आप देखेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस समय के। और उसके बाद फिर हमने बाद में अभी तो देखा ही, जो इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से टूटा है, डबल इंजन की सरकार करते थे,
और एक तरफ तो जब कभी मान लीजिए कोई ऐसी शराब पकड़ी गई हो या कहीं हत्या हो गई हो, कहीं बलात्कार हो गया हो, तो सारे भारतीय जनता पार्टी वाले मिल करके नीतीश कुमार जी को गाली देते थे। अरे आप डबल इंजन की सरकार है, आपको एक साथ रहना चाहिए, आपको नीतीश जी को बचाना चाहिए, लेकिन सब मिल करके उन्हीं के ऊपर दोष डालते थे। और आपको एक बात बताता हूं, मैं एक आम नागरिक के माध्यम से जो अभी इस समय सांसद नहीं है, आप देखिए बीजेपी सबके कंधे पर बैठ करके आगे बढ़ी है, चाहे वो अकाली दल पंजाब में हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड बिहार में हो, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र में रही हो, चाहे यूपी में मायावती के साथ बीएसपी के साथ किया हो, चाहे टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में इन्होंने किया हो, चाहे तमिलनाडु में और एआईडीएमके के साथ किया हो, वो पीडीपी मुफ्ती महबूबा सईद की जो पार्टी थी, जिसको ये कहते थे आतंकवादी पार्टी है, उसको तो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बना दिया था। तो यह पीठ पर चढ़ करके आगे बढ़ते रहे, आज इस परिस्थिति में आ गए हैं। आज रीजनल पार्टी को महत्व नहीं दे रहे हैं। आज बीजेपी लीडिंग पार्टी में अपने आप को हर स्टेट जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सारी रीजनल पार्टियां खत्म कर दूंगा, यही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने अपनी मीटिंग में ये बात कही है। अब ये देश तो ऐसा है नहीं, आपको 30 साल के बाद मेजोरिटी मिली, नहीं तो पहले सब गठबंधन की सरकारें बनती थी। लेकिन अब परिस्थिति देखिए, सभी विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं। हिमाचल के चुनाव देख लीजिए, कर्नाटक के चुनाव देख लीजिए, इन्होंने जब कुछ इनको नहीं मिलता तो ये भगवान राम को या भगवान हनुमान बजरंगबली को इस्तेमाल करते